ओके, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड एंड एज यू कैन सी हमने कल जो पढ़ा था वो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक है, यस्टरडे वी स्टडीड मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, जो हमने आपको यहाँ पे लिखवाया भी था। कंट्रोलिंग का एक छोटा सा फ्लो चार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन किया था। कंट्रोलिंग असल में कंपेरिजन है। कंट्रोलिंग इज कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड है, यानी हम जो भी चीज प्लान करते हैं वो एग्जैक्टली पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, उसको चेक करना कंट्रोलिंग है। ठीक है, कंट्रोलिंग बैकवर्ड क्यों है और फॉरवर्ड क्यों है, ये चीजें हमने ऑलरेडी देखी थी, और बस उसी चीज को अपन समझने वाले हैं कि वो कैसे। इनफैक्ट कल एग्जांपल दिया तो था, तो चलो आज अपन पहले टॉपिक पे आते हैं। अपने आप चीज सामने आएगी तभी बताता हूँ। अभी तक स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं। ओके, अच्छा, लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग सिलेबस में नहीं है तो इसको डिलीट कर देना। वी आर नॉट गोइंग टू रीड दिस। हाँ, एक बार शॉर्ट में लिमिटेशन बता दो। ओके, जस्ट फॉर नॉलेज। ऑल राइट, देखो अगर वैसे तो सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको जानना है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यहाँ एक मिस्टेक है। मिस्टेक है यहाँ पर। मिस्टेक क्या दिख रहा है? क्वालिटेटिव नहीं है, आई मीन क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड होना चाहिए। अच्छा, इस बार भी सिलेबस कम हुआ है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। इनफैक्ट लास्ट ईयर से इस बार तो ऐड हो गया है। ठीक है, लिमिटेशंस तो पहले से ही नहीं था, ये एक्चुअली जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से लिमिटेशंस हमारे सिलेबस में है ही नहीं कंट्रोलिंग का। ठीक है ना, इसलिए इसको हटाया है। अच्छा, यहाँ पर एक एरर है। देखो सबसे बड़ा एरर तो यही दिख रहा है कि ये जो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड मेंशन किया है ना, दिस शुड नॉट बी क्वांटिटेटिव, दिस शुड बी क्वालिटेटिव। ओके, क्योंकि क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करना तो आसान होता है, दिस शुड बी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपको याद हो तो हमने स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन वाले पॉइंट में भी पढ़ा था। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स मैंने आपको वहां नोट करवाया था। एंड इट इज एक्चुअली समहाउ इजियर। मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे ये लिख भी रहा है, सम स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, यानी कि वो होते हैं क्वालिटेटिव। एंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स आर डिफिकल्ट टू सेट। जैसे हैप्पीनेस ऑफ एम्प्लॉइज। नाउ हैप्पीनेस कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स, हम उसको फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि कोई पैसों से खुश होता है जिसको सैलरी अच्छी मिलती है, कोई शाबाशी से ही खुश हो जाता है ना। तो क्वालिटेटिव टर्म्स को सेट करना मुश्किल होगा। तो सबसे पहली लिमिटेशन तो यही हमारे सामने आ जाती है। दूसरी बात है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो वही पॉइंट है जो प्लानिंग की लिमिटेशन में भी था, डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। तो आप कंट्रोल जो करने जा रहे हो, कल इस पॉइंट पे भी डिस्कस किया था, तो आप जो प्लान करके बैठे हो, यू नेवर नो कि वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आपका जो कंट्रोलिंग का तरीका है, इट कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। क्योंकि आपने जो अपने प्लान्स बना रखे हैं वो सब आपने ऑलरेडी जो चीजें समझी थी, आपने जो फोरकास्ट किया था उसके अकॉर्डिंग कर रखा था। तो अब आप कंट्रोल भी उसी तरीके से करते हुए चलोगे। बट समहाउ इफ इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, then it will be difficult for us to control also, because we won't be knowing ki what factors are actually affecting our business, our plans. Okay, so generally we don't have control on external factors. Then there is a problem of resistance from employees. The employees don't like controlling. If you will regularly control your employees, उनको भी बुरा लगेगा ना। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि एम्प्लॉयज के ऊपर सीसीटीवी से वॉच रखते हैं। नाउ पीपल डोंट लाइक पीपल वॉचिंग देम, है ना। मैं बैठा हूँ यहाँ पढ़ा रहा हूँ और एक कैमरा लगा दिया मेरे ऊपर कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, हम वॉच कर रहे हैं, तो मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा, व्हाई यू आर लुकिंग एट मी। तो ऐसे में पीपल में रेजिस्ट, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि कोई उनको वॉच कर रहा है, कोई उनको कंट्रोल कर रहा है। ये वैसे ही है जैसे कि स्टूडेंट्स को भी बुरा लगता है जब टीचर टोक देते हैं, ऑफ कोर्स। तो स्टूडेंट को तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा तुम्हारे भले के लिए टोक रहे,
लेकिन एम्प्लॉय को टोकते हैं ना, तो वो असल में अपने भले के लिए टोक रहे होते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। एंड देन इट्स कॉस्टली अफेयर, क्योंकि आप जब कंट्रोलिंग करोगे तो डेफिनेटली आप जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हो, या फिर आप एम्प्लॉयज को लगातार मॉनिटर करने के लिए एक्सपर्ट्स को बिठाओगे, तो ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंट्रोलिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं, और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें ये नहीं पढ़ना है। ये तो बच्चे ने बोला कि जानकारी के लिए, जस्ट फॉर जीके, तो हमने बता दिया। ओके, बट डोंट रीड दिस, दिस इज ओनली फॉर जीके। एंड नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशन, तो ये वही है जो हमने कल यहाँ पर पढ़ा था। इनफैक्ट आपको ये ही पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसी को समझना चाहिए। यही रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग भी है। तो मैं यहाँ पर इनको लिखवाना चाहूंगा, है ना, इसको अपन नोट कर लेते हैं। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशन को अपन देख रहे हैं। ठीक है, ये कंट्रोलिंग का मीनिंग तो कल ही रह गया था, इसलिए इसको तो मैं यहां से हटा रहा हूं। और अब हम इसी फ्लो चार्ट को देखते हुए, इसी डायग्राम को देखते हुए रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग देख रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इसको फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, इनको भी हम पॉइंट वाइज देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट जो मैं लगाना चाहूंगा वो ये है कि प्लानिंग जो है वो असल में प्रेस्क्राइब करता है। प्लानिंग, स्पेलिंग एरर, प्लानिंग prescribes while controlling evaluates। तो आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हो जिसमें ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि जब हमने प्लान किया था तो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे, यानी कि हमने प्रेस्क्राइब किया था कि हमको करना क्या है, और कंट्रोलिंग जो है वो उनको चेक कर रहा है कि जो एक्चुअली कहा था वो एग्जैक्टली वैसे ही पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको, इस पॉइंट को भी ऐसा लिख सकते हैं, प्लानिंग सेट्स standards while controlling ensures attainment of those standards। कंट्रोलिंग ये एंश्योर करता है कि जो स्टैंडर्ड हमने बनाए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए। ठीक है, ये पॉइंट भी हम पहले देख चुके थे। नेक्स्ट हम इसके अंदर लिख सकते हैं, प्लानिंग इज प्री रिक्विसाइट। प्लानिंग इज प्री रिक्विसाइट फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के लिए प्री रिक्विसाइट है, क्योंकि ऊपर वाले जो लाइंस है ना उसमें भी यही बात आ रही है, क्योंकि प्लानिंग के थ्रू हम क्या करने वाले हैं वो डिसाइड करते हैं, और कंट्रोलिंग जो है वो हमको हेल्प करता है कि उसको कैसे पूरा करना है। तो कंट्रोलिंग करने के लिए वी रिक्वायर प्लानिंग। ये पॉइंट हम उसमें भी देख चुके हैं प्लानिंग की इंपॉर्टेंस के अंदर। प्लानिंग प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, है ना, ये हालांकि ऊपर वाले पॉइंट में आ गया है, तो इसको दोबारा नहीं लिखते हैं, इसी से क्लियर हो रहा है। फिर आता है प्लानिंग हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन, articulation of what is to be done while controlling ensures, ensure लिखें या क्या लिखें, प्लानिंग जो है वो इस बात पे ध्यान देगा कि हमने जो किया वो सही ढंग से हुआ कि नहीं। तो कंट्रोलिंग कंपेयर्स एक्चुअल
परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। एक्चुअली देखें तो पिछले चारों, अभी इन चारों पॉइंट में एक ही तरह की बात लिखी हुई है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं लिखा है, वो सब सेम ही है, लेकिन ये पॉइंट्स दे रखे हैं तो मैं इनको नोट करता जा रहा हूं। ठीक है, प्लानिंग, प्लानिंग इज looking forward and controlling is looking backward। और वापस, planning is looking backward and controlling is looking forward। दोनों तरह से कर दिया। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है, और कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग दोनों है। आप इसको इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, तो वो आप देखोगे इस वाले पॉइंट से, जो एक मिनट दूसरा वाला लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग जो है वो ऐसे नजर आ रहा है ना। तो ये हो गया प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग, क्योंकि प्लानिंग के थ्रू हम आगे देख रहे हैं। और प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि जब प्लान कर रहे हैं तो हम अपने पीछे देख रहे होते हैं कि हमने क्या गलतियां की हैं, तो हम अपने स्टैंडर्ड्स को कंपेयर कर रहे होते हैं। समझ में आया। और वहीं पर ये जो येलो लाइंस बना रखी हैं, जिसके थ्रू हमने ये कहा कि कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, क्योंकि वो प्लान जो किया है उसको चेक करता है, और फिर वो कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग बन जाता है, क्योंकि नए प्लान्स को वो गाइड कर रहा होता है। ये टेक्निकल टर्म्स में उलझना मत, बहुत सिंपल सी बात है। whenever you make a plan, suppose आपने 100 यूनिट का प्लान बनाया है, yeah, I have to make 100 units, and now you will see कि whether you are able to make it 100 units, like you are looking forward, planning is guiding everyone, planning provides direction, then controlling is checking कि जो कहा था वो हो रहा है कि नहीं, कि 100 यूनिट का प्लान था वो पूरा हो रहा है कि नहीं। तो प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड। ठीक है, अब कंट्रोलिंग इज, सपोज करो टारगेट पूरा नहीं हुआ और अब हम नया प्लान बना रहे हैं, तो कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, और प्लानिंग देख रहा है कि हमने उस प्लान को नहीं कर पाए पूरा, तो अब नया प्लान बनाना है, तो प्लानिंग बन गया बैकवर्ड लुकिंग। समझ में आ रहा है। तो बस इसी पॉइंट से अपने को इसको समझना है। प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, एंड कंट्रोलिंग इज ऑल्सो लुकिंग बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड। ये सारे पॉइंट्स हैं। एक और पॉइंट आप लिखोगे जो कि जनरली क्वेश्चंस में पूछा जाता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर indispensable twins। ये वाला अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपसे है ना, यही क्वेश्चन एक लाइन देकर के पूछ लेंगे और फिर पूछेंगे इसका क्या मतलब है, तो आपको रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बताना है। ठीक है, यहां पर है ना 2 पॉइंट और हैं। एक मिनट मैं इसमें से देख करके बताता हूं आपको। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के रिलेशन के अंदर ये लास्ट में, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स मेक्स कंट्रोलिंग इजियर एंड इफेक्टिव, एंड कंट्रोलिंग improves फ्यूचर प्लानिंग बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन derived फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। ये असल में प्लानिंग कंट्रोलिंग का इंटर रिलेशन तो बता ही रहे हैं, और साथ में इस चीज की इंपॉर्टेंस भी बता रहे हैं कि क्यों प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशन इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, अगर हमारी प्लानिंग फैक्ट्स पे बेस्ड है तो कंट्रोलिंग इजी हो जाएगी, और साथ में अगर हमने प्रॉपर कंट्रोलिंग किया तो फ्यूचर प्लान्स भी हमारे लिए अच्छे हो जाएंगे। तो ये वही पॉइंट है, कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड एंड प्लानिंग इज लुकिंग बैकवर्ड, एंड सिमिलरली वाइस वर्सा। सर ये पॉइंट सफिशिएंट है, बिल्कुल यही सफिशिएंट है, एग्जैक्टली आप देखोगे तो मैंने ये सारे पॉइंट्स इसी में से निकाले हुए हैं। आप देखो, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद में सिस्टम ऑफ कंट्रोल प्री सपोजेस एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स। आगे आ रहा है
प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। ये पॉइंट और अपन नोट कर लेते हैं। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, इसको और नोट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। और प्लानिंग becomes meaningless without controlling सर and ये आपने फीचर्स में लिख दिया। okay, sorry. Thank you for the information. हाँ, उसमें भी 7 थे इसलिए कंफ्यूज हुआ। हाँ, प्लानिंग बिकम्स मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग रिमेन्स ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। ठीक है, इनको नोट करो, फिर मैं आपको वापस से उस पर लेके जाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट भी कर सकते हो। असल में क्या होगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, तो भी ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, या इनमें से कोई सा भी पॉइंट उठा करके और आपको एक्सप्लेन करने को दे देंगे। जैसे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इज इंडिस्पेंसिबल ट्विंस, वहां लिखा हुआ इनसेपरेबल ट्विंस। प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, कंट्रोलिंग लुकिंग बैकवर्ड, वाइस वर्सा। प्लानिंग इज अबाउट आर्टिकुलेशन एंड कंट्रोलिंग कंपेयर्स परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। तो इनमें से कोई सी भी लाइन उठा करके दे देंगे और बोलेंगे एक्सप्लेन करो, तो आपको हमेशा एक्सप्लेन यही करना है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, देन वापस वहीं आते हैं। ये आ गया, देखो यहां भी दिख रहा है, प्लानिंग इज प्री रिक्विसाइट फॉर कंट्रोलिंग, देन प्लानिंग आर्टिकुलेशन की बात कर रहा है और कंट्रोलिंग एंश्योर करेगा। प्लानिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, आर्टिकुलेशन वापस इसमें ये वर्ड आ रहा है आर्टिकुलेशन, एंड कंट्रोलिंग चेक्स वेदर डिसीजंस हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू डिजायर्ड एक्शन। प्लानिंग प्रेस्क्राइब करता है, कंट्रोलिंग इवैल्यूएट करता है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी यहां पर हैं, जिनको मैंने बाहर निकाल के आपको बता दिया है। ठीक है, आप इसको जो पूरा रीड करोगे तो आपको वही चीजें मिलेंगी जो हमने आपको ऑलरेडी बताया। तो क्या आपने इनको नोट कर लिया है, ये सारे पॉइंट्स, जिससे कि हम आगे बढ़े? ये है, ठीक है। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर को जरूर यहां पर ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, इसको तो बना ही रखा होगा कल ही, इस पे ध्यान दो, इसको नोट करो। ठीक है, तो बिल्कुल ये पॉइंट सफिशिएंट है। कंट्रोलिंग प्रोसेस के ऊपर वाले 2 पॉइंट भी लिखने हैं, वो ऑलरेडी लिखवा दिए बेटा, जो इसके अंदर लिखे हुए हैं उसी से क्लियर हो रहा है। वो असल में रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस है कि हम ये रिलेशनशिप क्यों देख रहे हैं। तो वैसे आप अगर उसको लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और ना लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू यू कैन ऐड। बाकी मैंने इनके अंदर वो चीज ऑलरेडी लिख दी है। ओके, चलो अब हम मूव करते हैं नए टॉपिक पे, दैट इज प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, बोर्ड्स में कंट्रोलिंग प्रोसेस का क्वेश्चन आता ही है। असल में कंट्रोलिंग में टॉपिक ही 4 है है ना। इसके फीचर्स हैं, इसका इंपॉर्टेंस है, रिलेशनशिप है, और साथ में कंट्रोलिंग प्रोसेस है। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन बैठते ही नहीं है, इसलिए प्रोसेस में से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, चैट बॉक्स ओपन नहीं हुआ, पता नहीं।
देखते हैं। तो अब जो टॉपिक हम उठा रहे हैं ना, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें हैं नहीं। तो वी आर गोइंग टू सेट स्टैंडर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको याद हो तो प्लानिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप था फॉलोइंग अप द एक्शन, फॉलो अप एक्शन, वो था कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, दिस इज प्लानिंग। ये भी एक पॉइंट बन रहा है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का, कि प्लानिंग का लास्ट स्टेप कंट्रोलिंग का, प्लानिंग का लास्ट स्टेप कंट्रोलिंग है और कंट्रोलिंग का लास्ट फर्स्ट स्टेप प्लानिंग है। ठीक है ना। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू मेक स्टैंडर्ड्स। हमको करना क्या है, बिकॉज स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड। आप प्लीज इसको अंडरलाइन करना। ठीक है। स्टैंडर्ड सर्व्स एज बेंचमार्क्स टुवर्ड्स व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू वर्क। यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है वो इसी से सॉल्व होगा। आपका स्टैंडर्ड आपको पहले बनाना पड़ेगा। यू विल हैव टू सेट स्टैंडर्ड्स व्हाट यू आर एक्चुअली सपोज्ड टू डू। ठीक है। दूसरी बात, स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म्स। प्लीज इसको जरूर हाईलाइट करना। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो इट कैन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब वो अलग बात है कि क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को मेजर करना मुश्किल है। हाँ, अब चैट बॉक्स ओपन हुआ है। सर इनडिस्पेंसिबल वाला पॉइंट आया क्वेश्चन में, तो बाकी के सारे पॉइंट लिखने हैं। हाँ बिल्कुल, उन सब में से एक भी पॉइंट आ जाता है तो उसको एज इट इज आप लिख लो। ठीक है। मतलब इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो रिलेशन ही शो कर रहा है, रिलेशन के लिए वो सारे पॉइंट आप एक्सप्लेन कर दोगे। तो स्टैंडर्ड्स जो होंगे वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकते हैं। ओके। वो अलग बात है कि क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स तो इजीली मेजरेबल होते भी हैं। ओके। यहां पर ये कुछ स्टैंडर्ड्स बता रखे हैं इन्होंने, आपको बॉक्स में अगर दिख रहे हो, एक टेबल बनी हुई है। ठीक है। तो टेबल के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। ये पहले 3 तो क्वांटिटी, क्वालिटी, कॉस्ट, इंडिविजुअल जॉब एंड परफॉर्मेंस, ये हमारे प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं। नहीं 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 नहीं, सॉरी, प्रोडक्शन अलग है, मार्केटिंग अलग है, ह्यूमन रिसोर्स इट्स नॉट ए टेबल, एक्चुअली इट्स अ फ्लो चार्ट, इट्स नॉट ए टेबल। और एग्जांपल्स हैं ये बेसिकली। अजीब सा बना रखा है यहाँ, क्योंकि कोई बेसिस नहीं दे रखा है। तो प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड्स क्या हो सकते हैं? इट कैन बी क्वांटिटी, इट कैन बी क्वालिटी, इट कैन बी कॉस्ट, इंडिविजुअल जॉब या परफॉर्मेंस। और जब हम मार्केटिंग की बात करेंगे तो सेल्स वॉल्यूम हो सकता है हमारे लिए, सेल्स के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इंडिविजुअल या सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस। एक्चुअली क्या है बेटा, अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टैंडर्ड्स बता रखे हैं इन्होंने, ये एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए लेबर रिलेशंस या लेबर टर्नओवर या लेबर एब्सेंटीज्म, ये हमारे स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं कि लेबर रिलेशन कैसे मेंटेन करने हैं, या लेबर टर्नओवर कितना हो सकता है जो हम एक्सेप्ट करेंगे, या एब्सेंटीज्म कितना एक्सेप्टेबल होगा। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेंट्री या फ्लो ऑफ कैपिटल, लिक्विडिटी, ये सब हमारे लिए स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। मत उलझना इसमें। मत उलझना, जस्ट टेक देम एज एग्जांपल्स ओनली, इससे ज्यादा मत उलझना, बहुत उठपटांगे ये। मेरे ख्याल से जो मैंने नोट्स बना रखे हैं ना, उसमें थोड़ा फिर भी बेटर होगा, उसके अंदर स्टैंडर्ड्स के कुछ एग्जांपल होंगे, उसको देखना। और वैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड दे रखा है, 1000 पीसेस का टारगेट है। और क्या लिखा है, फॉर इंस्टेंस रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम 10 in every 1000 produced to 5 in every 1000 pieces produced by the end of the quarter. Now this is a standard कि आप अपने एरर या डिफेक्ट्स को 10 से 5 पे ला रहे हो। आप सोच रहे थे कि 1000 यूनिट्स में से 10 तक हमारे डिफेक्ट्स आ रहे हैं, उसको कंट्रोल करके हमको 5 तक लेके आना है। नाउ दिस इज इजियर टू इवेल्युएट, है ना, क्योंकि मेजरेबल होगा तो ज्यादा आसान होगा। जैसे हमने प्लानिंग के लिए भी जो ऑब्जेक्टिव्स, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए थे, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड, तो बस उसी तरीके के हमारे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए।
दे शुड बी स्पेसिफिक, दे शुड बी मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड, जिससे कि हम उसको आराम से अचीव कर पाएंगे। ठीक है। देन ये एक बात और कह रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द स्टैंडर्ड्स शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू बी मॉडिफाइड व्हेन एवर रिक्वायर्ड, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे और अगर हमारी प्लानिंग इतनी रिजिड हुई तो हो सकता है हम अपने टारगेट को अचीव ही ना कर पाए। ये क्वेश्चन कल भी पूछा था ना किसी ने कि अगर डायनेमिक एनवायरनमेंट रहा तो हम कैसे अपने टारगेट्स पूरे करेंगे। तो ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग इज आल्सो अफेक्टेड बाय डायनेमिक एनवायरनमेंट, so it is important कि standards should be flexible, we should be able to change them so that we can attain our objectives quite effectively and efficiently. Okay, we should not be so rigid कि हम उसमें कुछ चेंज ही ना कर पाए। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल, दिस इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि पहला स्टेप तो था हमने जो करना है वो बना लिया, अब हम वो देख रहे हैं जो हमने एक्चुअली किया है। ओके, यानी कि आपको देखना है, आपको मेजर करना है कि आप जो चीज कर चुके हो, जो आपने प्लान किया वो हुआ कि नहीं। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे कर सकते हो, तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन से, सैंपल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एटसेट्रा, अलग अलग तरीके हैं आप मेजर करोगे अपनी परफॉर्मेंस को। बहुत टिपिकल चीज नहीं है ऑब्जर्वेशन, लाइक देयर इज सम पर्सन सुपरवाइजर हु इज चेकिंग कि कौन कितना काम कर रहा है, वो ऑब्जर्व करेगा, सैंपल चेकिंग करेगा कि आपको क्या काम दिया था और आपने कैसा काम किया है क्वालिटी के लिए, परफॉर्मेंस की रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा कि आदमी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे करके प्रॉपर मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात जरूर आती है, ऐसा सोचते हैं कि परफॉर्मेंस तभी मेजर करो जब एक बार काम खत्म हो जाए, लेकिन अगर आपको लग रहा है, प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट। हाँ, तो जो परफॉर्मेंस है आप उसको वैसे तो काम खत्म होने के बाद ही मेजर करोगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं काम खत्म होने तक बहुत डिले हो जाएगा, तो आप उसको ड्यूरिंग परफॉर्मेंस भी मेजर करते रहो। ठीक है, जब परफॉर्मेंस चल रहा है ना उसको उसी समय मेजर करते रहो जिससे कि डेविएशन आए ही नहीं। ओके, एंड देन अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड, आप उसके अंदर मत जाना क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल वाली चीजें हैं और ये सब नहीं पूछी जाती एग्जाम में, तो डोंट गो इनटू दिस। एंड नाउ वी आर कमिंग टू थर्ड स्टेप, दिस इज कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। तो अब हमने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किए थे, अब हम उसको देख रहे हैं कि वो पूरा हुआ कि नहीं। ग्लिम्स मींस एक छोटा सा झलक, झलक जिसको बोलते हैं, एक इशारा, उसको ग्लिम्स बोलते हैं, है ना। तो कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, जैसे हमने अपना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया था, जैसे मान लो कि स्टैंडर्ड इज 100 यूनिट्स, अब हमने मेजर किया कि हमने क्या किया है, तो सपोज हमने मेजर किया कि हमने 90 यूनिट्स ही बनाए, तो अब हमको एक डिफरेंस दिख रहा है, समझ रहे हो, इसको हम टेबल में डाल दें। हाँ, तो स्टैंडर्ड था हमारा 100 यूनिट जबकि हमने बनाया 90 यूनिट, आपको दिख रहा है क्या, इसको इधर कर देते हैं। तो अब हमको जो वेरिएशन यहाँ पे दिख रहा है, नाउ दिस इज डेविएशन, डेविएशन ऑफ 10 यूनिट्स। डेविएशन आपको बताया था, डेविएशन का मतलब डिफरेंस ऑफ 10 यूनिट्स यहां दिख रहा है। अब हम ये देखेंगे कि ये डिफरेंस आया क्यों, हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, व्हाट इज द रीजन। तो अब हम कंपेयर करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड विद
परफॉर्मेंस, ठीक है, जिससे कि हम अपने डेविएशन का पता लगा सकते हैं। समझ गए आप? हम अपनी परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड आउट द डेविएशन। ओके, और जब हमको कोई डेविएशन मिलेगा तो अब हमको उस डेविएशन को एनालाइज करना है। अब डेविएशन एनालाइज करने का क्या मतलब हुआ, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप दे रखा है इन्होंने एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर। यहां पर हम अब अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, डिफरेंस आया तो अब हम अपने डेविएशन को एनालाइज कर रहे हैं कि डेविएशन आया क्यों, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, एनालाइज कर रहे हैं, सिंपल, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो हम डेविएशन को एनालाइज करते में एक चीज या यूं समझो कि देयर आर टू प्रिंसिपल्स गिवन, वन इज सीपीसी एंड अदर इज एमबीई। इन दोनों को मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं, ठीक है, डोंट वरी, मैं बताता हूं अभी इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन और फिर फिफ्थ स्टेप आएगा यहां पर, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, यानी कि अब हम यहां पर जो भी हमने सोच रखा है उसको चेक करेंगे और करेक्ट करेंगे। ठीक है, सपोज अब फिर से एक बार अगर इस पूरे को अगर आप देख सकते हो तो यू कैन सी हमने टारगेट सेट किया था 100 यूनिट का, लेकिन जब हमने मेजर किया तो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस आया 90 यूनिट्स। अब हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड को परफॉर्मेंस के साथ, तो हमको पता चला डेविएशन का, देयर इज अ डेविएशन, और उस डेविएशन को अब हम एनालाइज करेंगे थ्रू सीपीसी एंड एमबीई। ये दोनों क्या होते हैं अभी बताता हूं, और फिर बाद में हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। ठीक है, अब आते हैं वापस सीपीसी और एमबीई के ऊपर। देखो क्या होता है बेटा, जब हम बात करते हैं ना अपने प्रोडक्शन की, तो वी हैव टू फाइंड आउट सम क्रिटिकल पॉइंट्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं की रिजल्टिंग एरियाज, या फिर KRA। दीज आर की रिजल्टिंग एरियाज, KRA। असल में क्या होते हैं, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट द क्रिटिकल पॉइंट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर्स। इसको अंडरलाइन करेंगे आप। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर अगर डेविएशन आया तो वो पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। समझ रहे हो आप? जैसे यहां एग्जांपल दे रखा है, एन इंक्रीज of 5% in the labor cost may be more troublesome than 15% raise in postal charges. अगर लेबर कॉस्ट 5% से बढ़ती है तो आप उसको कम नहीं कर पाओगे, आपको 5% बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर पोस्टल चार्जेस 15% भी बढ़ जाते हैं तो इट डजंट मैटर, आप पोस्ट नहीं करोगे, आप व्हाट्सएप कर दोगे। समझ रहे हो? इसको ऐसे समझो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के सामने दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तरफ तो 5% से उनकी लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है और 15% से उनकी पोस्टल चार्जेस की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो किस चीज को अवॉइड कर सकते हैं? दिखने में तो 5% लेबर कॉस्ट कम दिख रहा है, बट लेबर कॉस्ट को अगर आपने कंट्रोल किया, मींस आपने लेबर को हटाया, तो आपका टारगेट कभी भी पूरा नहीं होगा। सही है ना? और अगर टारगेट ही पूरा नहीं हुआ तो फिर ये सारा बखेड़ा क्यों कर रहे हैं हम? इसीलिए we will consider the labor cost and we can avoid the postal charges. ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या बोलता है, we will firstly find out the critical points or the key resulting areas and try to see कि there should be no deviation in the critical points. deviation आने ही नहीं देना है, that is critical point. okay, और अगर आ गया, वहां डेविएशन आया हमारे की रिजल्टिंग एरियाज में, तो हमको करेक्टिव एक्शन तुरंत लेना है जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट ना डाले। और दूसरी बात है यहां पर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन।
यू कैन सी द यू कैन सी द स्पेलिंग ऑफ एक्सेप्शन, यानी कि एक्सेप्शनल केसेस। पॉइंट ये है कंट्रोलिंग एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग, इसको हाईलाइट कर लेना बेटा। कंट्रोलिंग एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर डेविएशंस परमिसिबल लिमिट से बाहर चले जाते हैं तो दे शुड बी ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट। परमिसिबल लिमिट, डू यू रिमेंबर दैट परमिसिबल लिमिट? हमने आपको बोला था कि 100 यूनिट मतलब फिक्स नहीं होता है, हम प्लस माइनस 5 कर लेते हैं, यानी 105 या 95 चलेगा। 95 से कम गलत है, 105 से ज्यादा गलत है। So if there is any deviation between the permissible limits, it should be brought into the notice of management. Means management will not interfere in each and everything. They will interfere, they will think about, they will be concerned about only the exceptional cases. For example, school में हमारे साथ क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं कर रहे, या फिर किसी के नेल्स बड़े हुए हैं, या किसी का हेयर स्टाइल प्रॉपर नहीं है, या कोई यूनिफॉर्म में नहीं आया है, या लेट आया है, तो ये छोटी मोटी चीजें तो क्लास मॉनिटर्स या ज्यादा से ज्यादा टीचर्स ही अपने लेवल पे हैंडल कर लेते हैं। टीचर्स भी इन्वॉल्व नहीं होते, मॉनिटर्स और प्रीफेक्ट्स होते हैं, वही देख लेते हैं। बट दो स्टूडेंट्स लड़ लिए, बहुत बुरी तरह से लड़ लिए, एक दूसरे के दांत तोड़ दिए, नाउ दिस शुड बी ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट। समझ रहे हो? छोटे मोटे इश्यूज अपने लेवल पे ही मॉनिटर्स या प्रीफेक्ट्स या टीचर्स, देखो लेवल बढ़ता जा रहा है, और अगर बाय चांस बहुत बड़ा कोई मैटर हो जाता है तो इट इज ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल, क्योंकि मैनेजमेंट विल नॉट इंटरफियर इन एवरीथिंग। पॉइंट क्या है, इससे पहले अंडरलाइन कराया, कंट्रोलिंग एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। ओके, यहां पर एडवांटेजेस दे रखे हैं क्रिटिकल पॉइंट के और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के, इसको जरूर मार्क कर लेना। तो अगर आप क्रिटिकल पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हो तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? सर क्रिटिकल पॉइंट एक बार वापस बता दो। ओके, क्या होता है बेटा, हम पहले से ही हमारे लिए की रिजल्टिंग एरियाज ढूंढ के रखते हैं, वो एरियाज जहां पर गड़बड़ होने का मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब गड़बड़ हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ लेबर की बात हो रही है, इफ द लेबर स्टार्टेड लीविंग, लेबर टर्नओवर बढ़ गया, तो वो हमारे लिए खतरनाक है। तो बेटर क्या रहेगा कि हम लेबर को नहीं जाने देंगे। लेबर इज द क्रिटिकल पॉइंट फॉर अस। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल ये कहता है कि वी शुड कंट्रोल आवर क्रिटिकल पॉइंट्स और द की रिजल्टिंग एरियाज सिंस द बिगिनिंग। हम वहां हम वहां पर डेविएशन आने ही नहीं देंगे। और सपोज डेविएशन आ भी गया तो तुरंत एक्शन लेकर के उसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, अदरवाइज वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं होने देगा। नहीं नहीं नहीं, प्लानिंग में जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो कंट्रोलिंग में दोबारा नहीं होंगे। आदित्य, द पॉइंट इज यू आर राइटिंग कि प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट किए और कंट्रोलिंग में दोबारा किए, नहीं, प्लानिंग वाले ही स्टैंडर्ड्स हैं जो हम कंट्रोलिंग में देख रहे हैं। तो ये पॉइंट ये प्रूव करता है कि बोथ कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर प्राइमरी फंक्शन, क्योंकि कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद ईच अदर। जो प्लानिंग में स्टैंडर्ड बने थे वो ही कंट्रोलिंग में काम आ रहे हैं, और वो भी डायरेक्टली। ठीक है, तो वो सेम ही है, दे आर नॉट डिफरेंट। हाँ, अब यहां पर एक चीज आ रही है, सीपीसी और एमबीई के एडवांटेजेस दे रखे हैं। तो सबसे पहली बात तो आपका टाइम बचेगा और एफर्ट्स बचेंगे, क्योंकि आप सिर्फ सिग्निफिकेंट डेविएशंस पे ही फोकस करने वाले हो। देन यू विल फोकस मैनेजरियल अटेंशन ओनली ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज, तो यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजरियल टैलेंट बेटर होगा, क्योंकि यू आर फोकसिंग ओनली ऑन द एरियाज वेयर इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। रूटीन प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट टू द सबऑर्डिनेट्स ओनली, यानी सबऑर्डिनेट्स अपने अपने लेवल पे अपना काम कर सकते हैं। ठीक है ना, छोटे मोटे डिसीजन तो वो खुद ही ले लेते हैं। जैसे मैंने बताया, होमवर्क नहीं किया स्टूडेंट ने, तो ऐसा प्रॉब्लम तो वो अपने लेवल पे देख लेते हैं, प्रीफेक्ट्स ही देख लेते हैं। मेजर डिफरेंस बिटवीन सीपीसी एंड एमबीई, सुने, सबसे पहली बात तो ये है कि सीपीसी इज डन बिफोर द मैनेजमेंट स्टार्ट्स। या यूं समझो कि जब आप अपना काम परफॉर्मेंस स्टार्ट कर रहे हो, सीपीसी आप पहले ही क्रिएट कर लेते हो, आप पहले ही फाइंड आउट कर लोगे ये मेरे की रिजल्टिंग एरियाज। और एमबीई होता है काम खत्म होने के बाद,
क्योंकि उसमें देखेंगे कि गड़बड़ कहां हुई। ठीक है, तो सीपीसी और एमबीई में मेजर डिफरेंस तो यही है। दूसरी बात ये कि सीपीसी में हम की रिजल्टिंग एरियाज को देख रहे हैं कि गड़बड़ वहां नहीं होनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में हम देख रहे हैं काम खत्म होने के बाद में वेयर देयर वाज एक्चुअल प्रॉब्लम, वहीं पर मैनेजमेंट इंटरफेयर करेगा, अदरवाइज मैनेजर इंटरफेयर नहीं करेगा। ओके अर्चिता। फिर सीपीसी और एमबीई के एडवांटेज में एक पॉइंट और दे रखा है, हम क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को पहले से ही ढूंढ लेंगे और जिससे कि मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा राइट ट्रैक पे रख पाएंगे। प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आपको अच्छे से, इनके एडवांटेजेस को अच्छे से करना। एंड जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, दैट इज द फाइनल स्टेप। और इसके अंदर हम करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं और एक चीज जरूर मार्क करने लायक है, नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशंस आर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स। इसको जरूर मार्क कर लेना कि हम गलतियां जो भी हुई हैं उसको ठीक करेंगे, वो सही है, लेकिन हम वहां इंटरफियर करेंगे ही नहीं ना जहां पर लिमिट्स ऑलरेडी एक्सेप्टेबल रेंज में है। मींस इफ देयर इज नो डेविएशन, नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, आई मीन इन्वर्टेड कोमास में डाल देंगे कि व्हेन करेक्टिव एक्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड एक्सप्लेन, तो यू विल राइट करेक्टिव एक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन एवरीथिंग इज डन अंडर द परमिसिबल लिमिट्स। ठीक है, और आगे आपके बुक में जो कुछ भी है वो सब कट कर देना, आगे से यहां से ये सब आउट ऑफ सिलेबस। केवल इस बॉक्स को और देख लेना जो कि आपको बता रहा है कॉजेज ऑफ डेविएशन। हाँ, इसको भी अपन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं, दिस वन। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, डेविएशन के कॉजेज को बता रहा है। डिफेक्टिव मटेरियल अगर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्यों प्रियांशु, थैंक यू, क्यों अभी खत्म का हुआ। डिफेक्टिव मटेरियल है तो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को चेंज कर सकते हैं, डिफेक्टिव मशीनरी है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, ऑब्सोलीट हो गई तो हम अपग्रेड करेंगे, डिफेक्टिव प्रोसेस है तो प्रोसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर हमारे फिजिकल कंडीशंस प्रॉपर नहीं है तो हम उसको इंप्रूव करेंगे। सिंपल, लेकिन इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करना, 1-1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं यहां से भी। ऑल राइट, हाँ चैप्टर खत्म, यस द चैप्टर इज ओवर, और इसके आगे का कुछ भी हमारे सिलेबस में नहीं है तो आप उसको मत पढ़ना। हमारे सिलेबस में 4 ही चीजें हैं और चारों हो गई। ओके, सो अर्पित जैन, मेरे से ना थोड़ा बाद में बात करना है ना, जो तुम ये बार बार बीच बीच में बाय बाय कर रहे हो ना, मैं बात करूंगा इस मैटर पे। ओके, सो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ एंड recording is off.